इस लेक्चर में अपन बात करेंगे मंत्रिमंडल का गठन और इसके कार्यों की। देखिए विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल के गठन का कार्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है की नियुक्ति तो सम्राट करता है, किंतु कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका निर्णय जनता किसी एक दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत देकर प्रदान करती है तथा उसी को राजा अथवा रानी प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करती है। इस प्रकार राजा द्वारा बुलाया जाना एक औपचारिकता मात्र है। ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था ने इस परंपरा को और सुदृढ़ बना दिया है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेने में स्वतंत्र होता है, यद्यपि ऐसा करते समय उसे अपने मंत्रियों को उनकी दलीय स्थिति के अनुसार पद देना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री अपने प्रत्येक सहयोगी मंत्री के से श्रेष्ठ, तथापि वह संपूर्ण मंत्रिमंडल से श्रेष्ठ नहीं है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अन्य कई व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वह सारे मंत्री कॉमन सभा से ही नहीं ले सकता, उसे लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। पिछले 200 वर्षों में निरंतर लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिमंडल में रहे हैं, तथापि कॉमन सभा के सदस्यों का अनुपात मंत्रिमंडल में निरंतर बढ़ रहा है। लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या लेबर पार्टी के मंत्रिमंडल की तुलना में कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रिमंडलों में अधिक रही है। पिछले 3 आम चुनाव में निरंतर लेबर पार्टी की विजय हुई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, परंतु इस संदर्भ में ब्रिटेन में परंपरा को स्वीकार किया गया। यदि मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते समय कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने की अवधि में चुनाव लड़कर वह कॉमन सभा का सदस्य बन सकता है, या उसे लॉर्ड्स की उपाधि प्रदान कर लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। ये देखिए, ये ऐसा ही नियम भारत के अंतर्गत है। बस अंतर यह है कि भारत में ये नियम है, कानून है, लिखित है, वहां ये परंपरा है, अलिखित है, लेकिन वो कानून की जितनी ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री किसी भी को भी मंत्रिमंडल बना सकता है। और मंत्रिमंडल में आने के लिए ये आवश्यक है कि वो संसद के दोनों सदन, यानी कि ब्रिटेन के संदर्भ में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, और भारत के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा, कि वो 6 महीने के अंतर्गत इन चारों सदनों में से किसी की एक की सदस्यता प्राप्त करना पड़ेगा उसको, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह सकता। मुनरो ये कहता है कि एक समझदार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में ब्रिटेन के सभी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों, धर्म तथा आर्थिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन करने में प्रधानमंत्री अपनी संपूर्ण चतुराई तथा निपुणता का परिचय देता है। यह कहना आसान है कि मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है, तथापि एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाने के लिए जो संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाओं व आशाओं को पूरा करता हो, प्रधानमंत्री को पर्याप्त दबावों व सुझावों के आधार पर काम करना पड़ता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। जब तक प्रधानमंत्री को कॉमन सभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कार्यशील रहता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ मंत्रिमंडल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखा आपने मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल के गठन का सबसे प्रमुख आधार यही है कि जिस दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होगा, उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनाएगा, और फिर वो बनने वाला प्रधानमंत्री अपने दल की स्थिति को देख करके, अपने दल के से विचार विमर्श करके अपने मंत्री बनाएगा और मंत्रिमंडल बनाएगा या मंत्री परिषद बनाएगा। और अगर त्यागपत्र देना होगा तो प्रधानमंत्री अकेला ही त्यागपत्र देगा, ना कि सारे मंत्रियों के त्यागपत्र लेगा। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो बात है वो प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में या प्रधानमंत्री में ही निहित है। इस प्रकार ये मंत्रिमंडल का गठन हो गया। अब देखते हैं मंत्रिमंडल के कार्य तथा इसकी शक्तियां। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वस्तुतः संसदीय व्यवस्था होते हुए भी मंत्रिमंडल को इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई है कि संसदात्मक शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। रेमजो म्यूर ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज को चलाने वाला पहिया कहा है। इसके मतानुसार यदि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल संसद पर निर्भर करती है, तथापि व्यवहार में
संसद के समर्थन से यह समिति सदस्यों को संस्था पर्याप्त शक्तिशाली हो गई। तथापि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियां इसी तथ्य में निहित है कि उसे कॉमन सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल की औपचारिक शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। कार्यपालिका शक्तियां, प्रथम जो देखते हैं वो है कार्यपालिका शक्तियां। अब इन कार्यपालिका शक्तियों को तीन तरीके से अपन समझ सकते हैं। देखिए, नीति निर्माण, पहला है नीति। मंत्रिमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करना होता है। राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जाता है। विदेशों से संबंध का संचालन करने वाली शांति संधियां या वह समझौते की व्यवस्था करने वाली विदेश नीति, जिसका संचालन विदेश विभाग करता है। आंतरिक स्तर पर व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, आयात निर्यात, वित्त आदि क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण करने वाले विभिन्न विभाग होते हैं, जिनकी देखरेख में मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर नीतियों का निर्माण तथा उनकी क्रियान्विति करता है। नीति निर्माण से संबंधित व्यापक प्रशासनिक कार्य भी जुड़े होते हैं। दूसरा जो है इसका मतलब कार्यपालिका शक्तियों में दूसरा जो पॉइंट है वो है नीति निर्माण से संबंधित व्यापक प्रशासनिक कार्य भी जुड़े होते हैं। आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक कार्य तथा नीति संबंधी निर्णयों के लिए विभिन्न मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3 का जो पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियों में वो है, यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार में विभिन्न विभाग होते हैं, तथापि भिन्न भिन्न मंत्री अपने अपने विभागों की देखभाल करते हैं। तथापि विभिन्न विभागों की नीतियां, घोषित नीतियां सरकार की व्यापक घोषित नीतियों का ही अंग होती है। अतः सब विभागों की नीतियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल का होता है। यदि नीतियों की क्रियान्विति में 2 या 2 से अधिक विभागों में परस्पर विवाद होता है या सामंजस्य की आवश्यकता होती है, तो विशेष तौर पर मंत्रिमंडल में उनकी चर्चा की जाती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है, ताकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। विधायिनी शक्तियां, दूसरा जो पॉइंट है मंत्रिमंडल का वो है विधायिनी शक्तियां। यद्यपि ब्रिटिश कैबिनेट कार्यपालिका है तथा इसी क्षेत्र में प्रमुख कार्य करती है, तथापि संसदीय व्यवस्था होने के नाते मंत्रिमंडल की विधायिनी शक्तियां भी व्यापक है। अब मंत्रिमंडल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन। पहली है इसमें, यद्यपि शक्ति प्रकरण के सिद्धांत के अनुसार विधि निर्माण का कार्य संसद का है, तथापि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य संसद के प्रत्येक सत्र के लिए विधियों को तय करना होता है, जो संसद के सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यदि कोई विधेयक सदन में संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो फिर उसे पारित होने के बारे में कोई संशय नहीं रह जाता, क्योंकि मंत्रिमंडल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात मंत्रियों के द्वारा प्रस्तावित विधेयक निश्चित रूप से संसद द्वारा पारित होते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में विधि निर्माण प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत रूप से भिन्न है। आगे जिंक के मतानुसार ब्रिटेन में संसद पर मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं अपितु मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श से होता है। दूसरा जो है विधायी संबंधी शक्तियों में, विधि निर्माण के अतिरिक्त संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य भी राजा मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। मंत्रिमंडल की परामर्श पर ही संसद के सत्र का कार्यक्रम तय किया जाता है तथा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कॉमन सभा को भंग किया जाता है। संसद के प्रथम अधिवेशन में राजा द्वारा दिया जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है तथा वह सदन में सरकार की नीतियों की सार्वजनिक घोषणा के समान होता है। तीसरा जो बिंदु है विधायी शक्तियों को है प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास पिछले दशकों में विधि निर्माण के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति है। संसद में समय व तकनीकी ज्ञान के अभाव में प्राय संविधि की मोटी रूपरेखा संसद द्वारा तैयार की जाती है, किंतु इस संविधियों को क्रियान्वित करने के लिए नियम उपनियम मंत्रिमंडल को ही बनाने होते हैं। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा भी मंत्रिमंडल को विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रभावशाली स्थान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट जो है तीसरी जो है वित्तीय शक्तियां, मंत्रिमंडल की वित्तीय शक्तियां।
सैद्धांतिक तौर पर राज्य के वित्तीय स्रोतों पर जनता के प्रतिनिधियों के बगैर सरकार का एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उससे संसद द्वारा स्वीकृत कराना मंत्रिमंडल का प्रमुख आर्थिक कार्य है। चूंकि मंत्रिमंडल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसके द्वारा प्रस्तुत बजट को संसद द्वारा स्वीकृति मिलने में कठिनाई नहीं होती। यदि कॉमन सभा प्रस्तुत बजट में कुछ संशोधन करना भी चाहे तो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बगैर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वित्तीय मामलों में मंत्रिमंडल को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। तथापि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये सब शक्तियां मंत्रिमंडल को तभी तक प्राप्त होती है जब तक कि उसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाते हैं, जैसे अपराधियों को क्षमादान देना, उपाधियों का वितरण करना, कूटनीतिक नियुक्तियां करना आदि, ये सब काम विशिष्ट मंत्रियों की सलाह पर ही राजा के द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियां व्यापक है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निरंकुश रूप से कार्य कर सकती है, क्योंकि अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उस पर कॉमन सभा का नियंत्रण बना रहता है। इसी प्रकार रैमजे म्यूर का मत है कि सिद्धांत रूप में मंत्रिमंडल संसद पर निर्भर करता है, किंतु व्यवहार में यह संसद की स्वामी बन गई है तथा इन सर्वव्यापक शक्तियों के पीछे यह तथ्य है कि इतनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग इतनी छोटी समिति प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकती। अतः संसद की समिति से ही इन शक्तियों का प्रयोग संभव है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये आपका लेसन हो गया मंत्रिमंडल की शक्तियों से संबंधित कि मंत्रिमंडल की कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और इसके बाद में अपन ने देखी वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका का तो प्रमुख है ही है, ये कार्यपालिका तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधायी के अंतर्गत जो है वो एक अफसोस की बात है, या यूं कहें कि संसदीय शासन व्यवस्था का यूं कहें कि एक तरह का अवमूल्यन सा हो रहा है ये, क्योंकि विधायी काम मुख्यतः संसद का है। लेकिन स्थिति यह हो रही है सभी संसदीय देशों में कि विधायी कार्य के अंतर्गत भी लीडरशिप केंद्रीय कैबिनेट की होने लग गई है। सरकार ही निर्धारित करती है कि कौन कौन से विधेयक आएंगे और सरकार का बहुमत होता है। देखिए, इसके प्रैक्टिकल इश्यू है, इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। भाई, सरकार संसद का जब सत्र बुलाती है तभी निर्धारित कर देती है कि इस सत्र के दौरान कौन कौन से विधेयक हमने प्रस्तुत करने हैं या पारित करवाने हैं। वो विधेयक वो तय कर लेती है। फिर उसके बाद में वो विधेयक वो तय करती है तो वो उनकी संख्या बल होता है, उनका बहुमत होता है, वो विधेयक आसानी से पारित हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर इनसे डिफरेंट कोई दूसरा सदस्य प्राइवेट विधेयक लाए या विपक्ष का सदस्य कोई विधेयक लेके आए तो वो विधेयक उनकी कार्यसूची में नहीं होंगे, तो वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और प्रस्तुत करवा भी लिया, मान लीजिए कार्यसूची में ले आए, प्रस्तुत करवा भी लिया, तो वो एक तरीके से उनका बहुमत नहीं होगा, तो वो पास नहीं हो पाएंगे। क्या मतलब हुआ? तो एक्चुअल स्थिति क्या हुई? एक्चुअल बात ये हुई, वास्तविक जो बात है, जो व्यवहारिक बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि भाई कार्यपालिका ही विधि बनाती है, विधियों को लागू भी कार्यपालिका ही करती है और विधि बनाती भी कार्यपालिका ही है, जबकि बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का। तो ये एक मतलब एक तरीके का यूं कहें कि एक विशेषता है इसकी संसदीय व्यवस्था की, या इसका अवगुण कह सकते हैं, या इसका कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे अमेरिका के अंतर्गत है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में मतलब कि वहां का जो राष्ट्रपति है, अपने जो मंत्री बनाता है, वो उसके लिए ये शर्त है कि वो अपने कांग्रेस में से जो व्यवस्थापिका के सदस्य उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाएगा। अगर बना दे, मान लीजिए, बनाना कोई अपराध नहीं है, बना दे तो उसको व्यवस्थापिका से अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस प्रकार मतलब ये यूं कहें कि अब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, वो ये आ रहा है कि मतलब संसद द्वितीय महत्व की चीज होने लग गई, जबकि एक्चुअल स्थिति होनी चाहिए संसद प्रथम महत्व की चीज होनी चाहिए, क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे तो संसद में ही हैं। अब जो सत्ता में जो आई है पार्टी, उसके नुमाइंदे भी संसद में है, इससे भी अपन इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसका परसेंटेज कितना है? वो तो 50+1 से सरकार बन गई। अब आधे लोग कानूनों को लागू करने में तो नेतृत्व प्रदान करें, लेकिन कानूनों को बनाने में भी नेतृत्व वो ही प्रदान कर रहे हैं, बताइए। तो इसके लिए तो संसदीय व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा पुनर्विचार एक तरीके से आवश्यक, या इसके
रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल की शक्तियां हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।